दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी को जिसके अंदर साइंस फिक्शन सुपरनेचुरल जैसी चीजें हैं और मूवी वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पसंद आएगी क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन और कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। मूवी का नाम है वेदा और IMDb की बात करें वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि है 8.2 आउट ऑफ 10। तो आज दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी कैदी को बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे और यह समय अंग्रेजों के जमाने का था। खैर अब जब उस कैदी को ले जाया जा रहा था तब उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई देती है। अब कैदी उस परछाई को देखकर खुद को छुड़ाता है और उसकी तरफ भागकर एक झोंपड़ी में पहुंच जाता है और वहां पर भी एक कैदी बंदी था जिसे बहुत ही प्यास लगी थी। उसकी हालत देखकर वो कैदी उसको पानी पिलाता है और तुरंत ही वहीं पर छुप जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर सभी सैनिक लोग आ जाते हैं और उस कैदी को पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उसे फांसी दे दी जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पर हम रामनाथ को देखते हैं जो कि शहर से एक गाँव में किसी काम से जा रहा था। दरअसल रामनाथ एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता है लेकिन इससे पहले उसका पास बहुत ही भयानक था। वो इंटेलिजेंट का एक एजेंट हुआ करता था जो कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर लोगों को जान से मारा करता था। लेकिन यहाँ पर रामनाथ बहुत ही डेंजरस आदमी था और अपने हर मिशन को अच्छी तरह से निभाता था। लेकिन हाल ही में उसके काम की वजह से उसको उसके द्वारा मारे गए लोगों के विजन्स आने लगे थे जिससे परेशान होकर उसने अपने काम को छोड़ दिया। जिसके बाद ही वो इस ट्रैक्टर कंपनी के अंदर सेल्समैन का काम कर रहा था और जिस जीप के अंदर वह बाकी सवारियों के साथ जा रहा होता है उसका ड्राइवर उसको पंखहटा गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल के एरिया में छोड़ देता है क्योंकि उससे आगे अंधेरा और कोहरा होने की वजह से वह गाड़ी लेकर आगे नहीं जाने वाला था। और रात में वह रामनाथ से पंखहटा गांव पंचायत के घर में रुकने के लिए कहकर सुबह शहर जाने के लिए सलाह देता है। रामनाथ के पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वह पंखहटा गाँव की तरफ जाने लगता है पर ड्राइवर ने असल में उसको सही से बताया ही नहीं था कि उसको जाना कहाँ पर है जिससे वह रास्ता भटक जाता है और जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। जंगल में उसको अजीब सी आवाजें आ रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि उसको जाना कहाँ पर है। वो आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसको जंगल के बीचों बीच एक आग जलती दिखाई देती है जहाँ पर जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जिसको गांव के लोग पिशाच कहते हैं। और पिशाच अभी बैठकर यहाँ आराम से सरंगी बजा रहा था और उसकी बातों से कोई भी पहचान सकता था कि वह एक कवि है। रामनाथ उससे पंखहटा गाँव की लोकेशन के बारे में पूछता है जिससे पिशाच उसे बताता है कि पंखहटा गाँव तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। जिसको सुनने के बाद वैसे तो रामनाथ के होश उड़ गए थे लेकिन अभी वो वहाँ से जाने लगता है। अब जाते हुए वह पिशाच से जानने की कोशिश करता है कि वह इतनी रात में अकेले जंगल में क्या कर रहा है लेकिन पिशाच का यही कहना था कि वह वहीं पर रहता है। अब पिशाच ने रामनाथ को गांव की तरफ संभल कर जाने के लिए कहा था। जंगल के अंदर रामनाथ को अभी अजीब सी आवाजें भी आ रही थी और अचानक से वो गिर जाता है और उस समय आसपास का माहौल भी एकदम से लाल लाल हो रहा था। तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है जिसने अजीब ढंग से चलते हुए रामनाथ के ऊपर हमला कर दिया था। अब जैसे तैसे बचकर रामनाथ उसको धक्का देते हुए फिर से एक बार पिशाच के पास पहुंच जाता है जो कि उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि रामनाथ ने जरूर कोई जानवर देखा होगा जिसको उसने इंसान समझ लिया। लेकिन रामनाथ को अच्छे से पता था कि उसने एक इंसान को ही देखा था और रामनाथ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह गांव में जाए कैसे। लेकिन पिशाच उसको रात में उसके घर पर रुकने के लिए कहता है जो कि पास ही में था और पिशाच के कहने के हिसाब से राहगीर यानी कि यात्री अक्सर वहां पर आकर रात में रुका करते थे और वहां पर रुकने की अच्छी व्यवस्था भी थी। इस पर रामनाथ मानते हुए पिशाच को पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन पिशाच के लिए वो कागज के टुकड़े किसी काम के नहीं थे। वो बस रामनाथ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब रास्ते में रामनाथ नोटिस करता है कि पिशाच का पैर एक पत्थर से टकराया था लेकिन वो गिरता ही नहीं है बल्कि पत्थर के आर पार चला जाता है जिससे रामनाथ समझ गया था कि पिशाच असल में कोई एंटिटी है। पर अब क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए रामनाथ बस चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। घर के बाहर पहुंचने पर एज ए हम देख पाते हैं कि पिशाच की काली आंखें थी मतलब कि देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। जिसके अगले पल वो कुछ चेकिंग करता है जिसके बाद रामनाथ को अपनी झोपड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है और रामनाथ इससे काफी शॉक्ड रह गया था क्योंकि पिशाच ने उसे कहा था कि वहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था थी पर वो उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर गया था। पर अभी रामनाथ कुछ न कहते हुए अंदर जाकर वहाँ पर रखी हुई कुछ पुरानी पेंटिंग्स को देखता है जिसके अंदर सैनिक जो थे वो लोगों को एक पेड़ के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ अंग्रेजी सैनिकों की डॉल्स भी रखी हुई थी जिससे कि रामनाथ को पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। अब वो रात में जागने की फैसला करता है। झोपड़ी के सारे ऑयल लैंप्स जलाने के बाद जब वो बाहर देखता है तो अभी भी वह पिशाच खड़ा हुआ था जिसको देखकर रामनाथ को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन पिशाच तब उसके सामने ही वहाँ से चला जाता है। खैर रात में जब झोपड़ी में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठकर रामनाथ अपना काम करने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से वह टेलीपोर्ट होकर 1940 के समय में पहुंच गया था जहां पर वह जेल के अंदर बंद होता है और सैनिक उसको फांसी की सजा देने के लिए ले जा रहे थे। रामनाथ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था और उसे शुरुआत में सब कुछ प्रैंक लग रहा होता है लेकिन सैनिक उसको फांसी लगाने के लिए ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने रामनाथ को पेड़ से बांध दिया था क्योंकि ऑलरेडी अभी किसी और को भी फांसी दी जा रही थी। तभी अचानक से
रामनाथ को वहीं पर एक स्केचिंग करते हुए पिशाच दिखाई देता है और रामनाथ उससे जानना चाहता था कि वह पिशाच की झोपड़ी से अचानक इस समय पर कैसे आ गया, लेकिन पिशाच उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए रामनाथ खुद को छुड़वाकर जैसे तैसे पिशाच की तरफ भागता है और जैसे ही वह पिशाच का हाथ पकड़ता है वैसे अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर एक खेत में आ गया था। पर होता यह है कि उसके सीधे हाथ पर एक नीला सा निशान बन गया था, क्योंकि उसी हाथ से उसने पिशाच को छुआ था। अब रामनाथ को यह बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो उस झोपड़ी से पहले तो 1940 के समय में पहुंच गया और बाद में अचानक से इस खेत में। मगर यह सब कुछ हुआ कैसे? वो चलकर पास में बैठे दो लोगों के पास जाकर उन्हें बताने लगता है कि पिछली रात में जंगल में वो एक आदमी से मिला था। और यह बात सुनते ही वो लोग तुरंत ही अहिलिमा का नाम चिल्लाकर भागने लगते हैं। तब पास में मौजूद गोलू नाम का एक आदमी सब कुछ देखकर रामनाथ के पास आता है और उसे जानने की कोशिश करता है कि रामनाथ ने उन दोनों को ऐसा क्या बताया कि वो अहिलिमा दीदी का नाम लेकर भागे हैं। अहिलिमा असल में गांव में झाड़ू फूंक तंत्र मंत्र करवाती थी। रामनाथ तब गोलू को भी रात के हादसे के बारे में बताता है, जिसको सुनकर गोलू उसको अहिलिमा से मिलवाने का सजेशन देता है, क्योंकि सच में पिछली रात जिससे भी रामनाथ मिला था वो इंसान तो नहीं था। अहिलिमा से मिलकर रामनाथ जब उसको सब कुछ बताता है तो उनकी बातों से यह जान पाते हैं कि असल में रामनाथ दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो कि उस पिशाच की दुनिया से जिंदा वापस आया है, वरना जो लोग भी उसकी दुनिया में जाते हैं अगले दिन खेतों में उनकी खाली लाश मिलती थी। रामनाथ को यह बात ही पता चलती है कि पिशाच असल में 1940 के समय में इसी गांव के जंगल के पास ही अपनी झोंपड़ी में रहा करता था और वो एक क्रांतिकारी और एक कवि भी था, जिस वजह से वह लिखकर लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़काया करता था। बचपन से उसने काफी किताबें लिखी थी और उसके पास सच में काफी ज्यादा नॉलेज भी थी। वो पुनर्जन्म, भूमिक विज्ञान और एनर्जी की थ्योरी के ऊपर रिसर्च करता था और अपनी कुछ थ्योरी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक दिन वह जर्मनी चला गया, जिसके बाद जब वह वापस आया तो पूरी तरह से बदल गया था। लोगों का मानना था कि उसको सुपर नेचुरल शक्तियां मिल गई थी, क्योंकि वह बस हाथ के एक इशारे से किसी भी इंसान की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता था, जिससे लोग उससे काफी डरने लगे थे और ऑफिसर्स भी आसानी से उसके पास नहीं आया करते थे, क्योंकि सबको यह लगता था कि वह काली शक्तियों की चपेट में आ चुका है। और लोग उससे इतना ज्यादा डरने लगे थे कि उन्होंने उसके बारे में ब्रिटिश को खबर कर दी और ऑफिसर्स ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वह अंदर गए तो वहाँ पर उनको पिशाच मिला ही नहीं, और वहाँ पर तो थी बस खून से सनी हुई एक कुर्सी। अब यह कहा जाता है कि पिशाच अपनी बनाई गई दुनिया में चला गया और तब से हर साल कुछ ही दिनों पर वह दिखाई दिया करता है, और जब भी वह दिखाई देता है उस दौरान किसी न किसी की मृत्यु जरूर होती है। और रामनाथ को भी जान से मारने के लिए ही अपनी दुनिया में लेकर गया था, पर रामनाथ उसको टच करके वापस आ गया। अहिलिमा जब रामनाथ के हाथ पर उस नीले निशान को देखती है तो वह उसको बताती है कि रामनाथ को फिर से उस दुनिया में 48 घंटों में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपनी आत्मा के टुकड़े को वापस लेकर आना होगा। असल में जब रामनाथ पेड़ के पास बैठा हुआ था और पिशाच उसकी ड्राइंग बना रहा था, उस समय पर पिशाच ने रामनाथ की आत्मा के एक हिस्से को उस पेड़ से बांध दिया, जिसको 48 घंटे में रामनाथ को कैसे भी करके वापस लेकर आना पड़ेगा, वरना उसकी बॉडी धीरे धीरे नीली पड़ जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर रामनाथ पिशाच की दुनिया में चला गया था तो अब वहाँ से वापस कैसे आया। अब अहिलिमा के हिसाब से इसके बारे में खाली हेमन को पता हो सकता था, क्योंकि वही रामनाथ के अलावा वह दूसरे इंसान है जो कि पिशाच की दुनिया से निकल कर बाहर आया था। लेकिन हेमन जब से बाहर आया है तब से आधा पागल सा हो चुका है, इसलिए गोलू रामनाथ को हेमन के पास लेकर जाने के लिए मना करता है, पर क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था इसलिए रामनाथ हेमन के घर पर चला जाता है, जहाँ जाकर जब शुरुआत में वह हेमन को आवाज लगाते हैं तो डर के मारे वो बाहर नहीं आता, पर बाद में जब उसे प्यार से बुलाकर पिशाच के बारे में पूछा जाता है तो शुरुआत में वो थोड़ा सा कतराता है, लेकिन उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में पिशाच की दुनिया में एक ओम नाम का इंसान भी है जिसने ही हेमन की मदद करी थी। असल में फांसी से पहले जब हेमन को सोल्जर्स नहलाने के लिए लेकर गए थे तब ओम ने उसको फांसी के टाइम पर बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा था। अब हेमन ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा, जिससे कि उसकी फांसी का वक्त बढ़ गया था और सोल्जर्स ने उसको वापस से काल कोठरी में डाल दिया, जहाँ से रात में ओम ने आकर हेमन को बाहर निकाला और उसको एक धातु का टुकड़ा और एक मंत्र दिया। मंत्र को पढ़ने के बाद उसको मेटल के टुकड़े को मुंह में रखकर पास के कुएं में कूदना था, जिसके बाद ही वह वहां से निकल सकता था। और फिर से ऐसा ही होता है, जैसे मंत्र को पढ़ने के बाद हेमन उस धातु के टुकड़े को मुंह में रखकर कुएं में कूदता है, वैसे कुएं के अंदर एक पोर्टल बन गया था, जिससे कि हेमन वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। वो मंत्र असल में पोर्टल को खोलने के लिए ही था। ओम ने हेमन को बहुत ही ज्यादा शॉकिंग की बात बताई थी कि पिशाच हेमन को पहले ही फांसी पर लटका चुका है। खैर अब प्रेजेंट टाइम में सब जानने के बाद रामनाथ और गोलू वहाँ से जाने लगते हैं, यानी कि हेमन के साथ वो वाली चीज नहीं हुई थी कि उसकी आत्मा का टुकड़ा उस दुनिया में नहीं फंसा था। खैर रास्ते में रामनाथ गौर करता है कि हाथ के ऊपर पड़ा हुआ नीला निशान बढ़ता जा रहा था, तभी रामनाथ को लगता है कि जैसे कि उनका पीछा कर रहा हो। अब वो गोलू को अहिलिमा के पास जाने के लिए कहकर खुद पीछा करने वाले इंसान की तरफ भागने लगता है, जो कि उससे अजीब सी बातें कर रहा था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर पिशाच हो। खैर रामनाथ ने जैसे तैसे करके उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन वह रामनाथ की आंखों में कुछ फूंक कर वहाँ से भाग जाता है और रामनाथ तब वापस से अहिलिमा के पास
पास आ चुका था, जहाँ पर इस बार एल्मा उसको पिशाच की दुनिया और उसको किस तरह से खत्म करना है वो बताती है। पिशाच ने 1940 के समय में अपनी दुनिया बनाई थी और वह उस दुनिया में कभी प्रेजेंट टाइम में आ सकता था, और अगर उन्हें पिशाच को हराना था तो उन्हें किसी भी हाल में उसकी दुनिया जो कि एक पॉकेट डायमेंशन है उसको खत्म करना पड़ेगा, जिससे पिशाच फिर से 1940 की टाइमलाइन में चला जाएगा और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन एलिमा को यह पता नहीं होता कि उस पॉकेट डायमेंशन को खत्म कैसे करेंगे। लेकिन जब रामनाथ उस पॉकेट डायमेंशन में जाता है तो एलिमा ब्राड योग अवस्था में बैठने वाली थी, जिससे कि रामनाथ को कोई ना कोई फायदा तो जरूर होता है। अब रामनाथ रास्ते में गोलू के फोन को मांगकर अपने एक दोस्त डॉक्टर शिका को कॉल करता है, जो कि असल में एक बहुत ही खतरनाक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और अभी वो एक 600 साल पुरानी घोस्टली लैंग्वेज को समझने के साथ साथ एक आदमी को कोई दवाई पिलाकर उसके अंदर से एक पिशाच को निकालने की कोशिश कर रहा था। रामनाथ का कॉल आने पर डॉक्टर शिकावा उसके बारे में सब जानता है, तो शिकावा उसको यह समझाता है कि असल में पिशाच के पास में तंत्र साधना और साइंस दोनों की नॉलेज है, जिनको ही मिलाकर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने खुद का डायमेंशन बना लिया है और इसलिए उसको हराना इम्पॉसिबल है। और वो उस पॉकेट डायमेंशन को खत्म करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि लाइट और साउंड के सोर्स को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि पिशाच ने उसकी मदद से उस पॉकेट डायमेंशन को बनाया होगा। और वैसे भी जो चीज एक्वायर करी जाती है उसका कोई ना कोई सोर्स जरूर होता है, इसलिए अगर ऐसे में रामनाथ लाइट और साउंड के सोर्सेस को ढूंढकर उन्हें खत्म कर सकता है तो डायमेंशन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली होती है, मतलब कि लाइट का सोर्स और मैग्नेटिक एनर्जी साउंड का सोर्स, इसलिए उसको स्पीकर्स में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। और इस बारे में हमें कहानी की शुरुआत में ही बताया गया था। रामनाथ ने जब पहली बार पिशाच को देखा था तो पहले उसको लाइट दिखाई दी थी और पिशाच के पास जाने पर वह उसको पिशाच सारंगी बजाते हुए दिखाई दिया। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ शिकावत रामनाथ से कॉपर मेटल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और ओम ने जो मेटल हेमन को मुंह में रखने के लिए कहा होगा वो भी पक्का कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास नहीं हो सकती थी। साथ ही साथ शेखावत रामनाथ को कुछ सामान की लिस्ट भी भेजने वाला था, जिससे रामनाथ एक एनर्जी बॉल बना पाएगा, और जब उसका आमना सामना पिशाच से होगा तो उस एनर्जी बॉल की मदद से उसकी शक्तियां को भी थोड़ी देर के लिए बांध सकता है। पिशाच के डायमेंशन में सबसे जरूरी बात यह थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे इंसान 24 घंटे के अंदर अपनी याददाश्त को भूल जाया करते थे और सब एक तरह से लूप में चल रहा था। यही रीजन था कि उन सैनिकों को हमेशा बस लोगों को फांसी पर चढ़ाना होता था, और उनको जो कोई भी कैद में दिखता था सुबह सुबह वो आकर उसको फांसी पर चढ़ा देते थे, क्योंकि उनकी याददाश्त ही बार बार रीसेट हो जाया करती थी। इसलिए अब तक जितने भी लोग को वो लोग खत्म कर रहे थे उन्हें सैनिकों ने जानने की भी कोशिश नहीं करी थी। खैर, अभी गोलू की मदद से सारे सामान को लेकर रामनाथ उस झोंपड़ी के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन गोलू इस पर मना कर देता है। पर जब रामनाथ उसको 10,000 का लालच देता है तो गोलू तुरंत ही इस पर मानते हुए रामनाथ के साथ रात के समय उस झोंपड़ी में चला जाता है। झोंपड़ी के अंदर जाने पर रामनाथ गोलू को अंदर लेकर जाता है और उसे रामनाथ के पास में जाते ही झोंपड़ी में रखी चेयर को जलाने के लिए कहता है, और गोलू भी इस पर मान गया था और रामनाथ वापस से चेयर पर बैठकर पहुंच जाता है सीधा पिशाच के डायमेंशन में। और शुरुआत में भी यही हुआ था, जहाँ पर इस बार वह जेल में न होकर उसी पेड़ से बंधा हुआ था, जहाँ पर पिशाच ने पेंटिंग करके उसकी आत्मा को वहीं पर बांध दिया था। वहीं गोलू ने उसके जादुई चेयर को झोंपड़ी के बाहर ले जाकर उसमें आग लगा दी, और रामनाथ के सामने अभी पिशाच भी था, जो कि उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, जैसे मौत के पास आकर कैसे लग रहा है, पुरानी कोई बात या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश है, क्या करना था क्या नहीं करना था। और असल में यह सब होता है ना, वो पिशाच की रिसर्च के हिसाब से ही था। अब पिशाच की बातों से हम यह जान पाते हैं कि इस बार वह रामनाथ को 30 बार फांसी पर चढ़ाएगा। यह सुनकर तो रामनाथ के होश उड़ जाते हैं और वह पिशाच सब नोट करके वहां से निकल जाता है। अब आगे जब सैनिक आकर रामनाथ को खत्म करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो रामनाथ इस बार बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे कैदियों ने उसको फिर से जेल में डाल दिया था, और यही सेम चीज उसको हेमन ने बताई थी। अब रात में रामनाथ की मदद करने के लिए ओम आता है, जो कि उसको वही मंत्र मेटल दे रहा था, लेकिन रामनाथ इसके लिए मना करता है, क्योंकि वह पिशाच को खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता था। ओम तो रामनाथ की बातों से काफी हैरान रह गया था, क्योंकि रामनाथ को उस जगह के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, और ऐसे 24 घंटे में सभी की याददाश्त चली जाया करती है और वो अपने काम को रिपीट करने लगते थे। और उसे इस डायमेंशन को खत्म करने के लिए यहाँ के साउंड और लाइट सोर्स को बंद करना होगा, क्योंकि इसके बारे में बस ओम और पृथ्वी यानी कि पिशाच उसको ही पता था। इस पिशाच का नाम असल में पृथ्वी है। अब रामनाथ तब ओम के बारे में उससे पूछता है, जिस पर ओम बताता है कि वो भी पृथ्वी की तरह ही एक तांत्रिक था, और जब उसे पता चला कि पृथ्वी अंग्रेजों को हराने के लिए ऐसा हथियार बना रहा है जिससे उन्हें अंग्रेजों को छूने की जरूरत ना पड़ेगी, तो ओम रिसर्च में उसकी हेल्प करने लगा, जिसके बाद पृथ्वी उसको इस डायमेंशन में लेकर आया। और यहाँ पर आकर उनका मेन मकसद यही था कि वो उस तरीके को डेवलप करेंगे जिससे कि अंग्रेजों से इंडिया को बचाया जा सके। और इसके बाद भी 1940 में वापस जाकर हिस्ट्री को चेंज करने वाले थे वो। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का इंटरेस्ट जीवन और मौत को समझने के लिए बढ़ने लगा, और उसने तंत्र विद्या का सहारा लेकर लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। वो लोगों को इस डायमेंशन में लेकर आया करता था और उनको
फांसी पर लटका दिया करता, ताकि जब उनका दूसरा जन्म होगा और वह वापस से यहाँ पर आएंगे तो पृथ्वी उनसे यह जान सके कि क्या उन्हें पूर्ण जन्म की कोई भी मेमोरी याद है या नहीं। जहाँ पर उनकी मौत पिछले जन्म में हुई थी वो सारी चीजें याद हैं, या फिर यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लग रहा है। यही रीजन था कि रामनाथ के वापस आने पर पृथ्वी उससे सवाल जवाब कर रहा था, और उसने यह बात कही भी थी कि वह यहाँ पर पहले भी आ चुका है, क्योंकि पृथ्वी को वो सच में उसके पिछले 2 जन्मों में यहाँ पर खत्म कर चुका था, जिसको ओम ने खुद देखा था। और इस तरह से काफी लोगों की जान पृथ्वी ऑलरेडी ले चुका था। और जब गाँव वाले को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसको पिशाच का टाइटल दे दिया। अब रामनाथ यह जानकर बहुत ही हैरान रह गया था। रामनाथ तब उससे पृथ्वी के मेन ठिकाने के बारे में पूछता है। पृथ्वी इस डायमेंशन में ज्यादातर 2 जगह पर ही रहा करता था। पहला ज्यादातर अपनी रिसर्च लैब में, या फिर जहाँ पर वह तंत्र साधना की प्रैक्टिस किया करता था। और क्योंकि रात में पृथ्वी तंत्र साधना ही करता था, इसलिए सबसे पहले रामनाथ लैब में जाने का फैसला करता है। अब जहाँ पर ओम उसको जैसे लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में सैनिक रामनाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि रामनाथ पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था, तो वह बड़े आराम से उन सैनिकों को ढेर कर देता है। लेकिन तभी बाबा पृथ्वी का पहले रामनाथ के पास भेजा हुआ आदमी आ गया था, जिससे भी रामनाथ को लड़ाई करनी पड़ती है, पर उसको भी वह बड़े आराम से मार डालता है। अब वैसे ही कुछ देर में अपनी माइंड से रामनाथ उस साउंड डिवाइस को ढूंढकर बंद कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लग गए थे, जिससे पृथ्वी भी साधना से बाहर आकर लैब की तरफ जाने लगता है। और इसी बीच ओम रामनाथ को लेकर साधना स्थल पर पहुंच गया था, जहाँ पर ओम तो बाहर ही रुक गया था, ताकि पृथ्वी के वापस आने पर वह रामनाथ को इशारा कर सके। और रामनाथ अंदर जाकर वहाँ मौजूद लाइट और सोर्स को ढूंढ रहा था। साधना स्थल पर जितने भी दिए होते हैं रामनाथ सबको बुझाना चालू कर देता है, पर तब तक वहाँ पर पृथ्वी आ चुका था, जो कि एक ही इशारे से ओम को खत्म कर देता है और चला जाता है रामनाथ के पास। रामनाथ तब उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पृथ्वी से ज्यादा ताकतवर नहीं था। पृथ्वी ने उसको अपनी शक्ति से हवा में लटका दिया था, और वो खुद इस बार रामनाथ को खत्म करने वाला था। तब रामनाथ उसकी तरफ शिकावत का बताया हुआ एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्मोक बॉम्ब की तरफ फर्क तो कर रहा था, लेकिन पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर हम अलीमा को देखते हैं, जो कि ब्राड योग अवस्था में बैठी हुई थी, और जैसे उसको फील होता है कि रामनाथ ने एनर्जी बॉल रिलीज करी है, तो वो भी पृथ्वी के डायमेंशन की तरफ एक एनर्जी बॉल रिलीज करती है। अब जैसे कि पृथ्वी के पास साइंस और तंत्र विद्या दोनों की ताकत थी, तो अभी रामनाथ की साइंस और अलीमा की तंत्र विद्या की वजह से उसकी शक्तियां कुछ समय के लिए कमजोर होती हैं। यहाँ तक कि अब तक रामनाथ को भी वहाँ पर मेन सोर्स ऑफ लाइट यानी कि मेन दिए दिख गया था, इसलिए तुरंत ही वह पृथ्वी के ऊपर हमला करता है और तुरंत जाकर उस दिए को बुझा देता है, जिससे कि पृथ्वी तुरंत ही 1940 में पहुंच गया था। और रामनाथ भी पंखटा गांव में जाकर गोलू से मिलता है, और दोनों ही सब सही करके काफी खुश थे। और तब जाकर हम यह बात भी जान पाते हैं कि असल में रामनाथ ने उस कुर्सी को इस वजह से खत्म करवाया था, क्योंकि वही कुर्सी रियल वर्ल्ड से पृथ्वी के डायमेंशन में जाने की मीडियम थी, और अगर अब वो कुर्सी इस टाइमलाइन में नहीं थी तो पृथ्वी यहाँ पर नहीं आ सकता था। दूसरी ओर 1940 में जैसे सैनिक इस बार पृथ्वी के घर में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पृथ्वी मिल जाता है, और सोल्जर्स के पास उसे खत्म करने के नहीं बल्कि पकड़ने की स्पेशल ऑर्डर्स थे। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक सैनिक सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि पृथ्वी एक पिशाच है, और रूमर्स यह भी थे कि वह खून पीता है। लेकिन तभी पृथ्वी कहता है कि हाँ, यह सही कह रहा है, मैं पिशाच हूँ। इतना बोलकर उसने एक ही हाथ के सहारे से सभी सैनिकों को खत्म कर दिया था। अब दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में अचानक से डॉक्टर शेखावत कुछ स्टडी करके घबराते हुए रामनाथ को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर पृथ्वी वापस से 1940 में चला गया है, तो वहाँ पर सब कुछ एकदम उनकी सोच के विपरीत होगा, यानी कि अपोजिट होगा। और अब उन्होंने क्या गलती कर दी और क्या उल्टा होगा, वह सब तो आने वाले पार्ट में ही जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन, कंसेप्ट सब अलग है। और दोस्तों, इसी तरह की मूवीज और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।